नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बस 3 घंटे रह गए हैं तकरीबन जब राफेल की पहली खेप भारत में लैंड करने वाली है। अब से कुछ देर में टेक ऑफ होगा अबू धाबी के नजदीक जो एयरबेस है वहां से, और उसके बाद भारत की भूमि पर लैंड करेंगे ये हमारे वायु योद्धा। हम आपको बता दें तैयारियां किस तरह की हो रही हैं। कुछ ऐसी जो एयरबेस के भीतर है, यानी जहां पर एयर चीफ इस समय मौजूद हैं और वो वहां ऐतिहासिक लैंडिंग के समय, और दूसरी तरफ वो आम लोग जो लगातार पूजा पाठ में शामिल किए हुए हैं इस बात को कि मौसम साफ रहे, राफेल अच्छे से लैंड कर जाए और उसके बाद भारतीय सेनाओं की शान वो बढ़ाए, क्योंकि दुश्मनों की तरफ से विश्वासघात इस तरह से दोनों सीमाओं पर रहता है, एलएसी और एलओसी पर, कि भारत की ये बढ़ती हुई शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है आज के इस समय में। हम आपको अंबाला भी लिए चलेंगे जहां से हम अपडेट लेंगे मौसम का और जानेंगे वहां का हाल। लेकिन इस समय दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ में पूर्व वायु चीफ एयर चीफ मार्शल पीके नायक हमारे साथ हैं। एयर चीफ नायक, पहले मैं आपसे ही जानना चाहती हूं कि राफेल जैसा विमान आना, जहां पर पूरी दुनिया में हर देश की क्षमता जब जज की जाती है सैन्य तौर पर, तो वायुसेना की अहमियत इसीलिए बढ़ी रहती है क्योंकि फ्यूचर वॉर जो कहा जाता है वो आसमानी लड़ाई में, आसमान में आपकी शक्ति कितनी है उससे निर्धारित होगी। आज राफेल के इस आने से भारत के हाथ कितने शक्तिशाली हुए हैं? गुड मॉर्निंग श्वेता, नमस्कार। राफेल के अभी तक तो पहुंचा नहीं है, जब पहुंचेगा तब 5 ही जहाज पहुंचेंगे। ये एक चीज आपने याद रखनी पड़ेगी। जहाज के आने से क्षमता बढ़ती नहीं है, जहाज जब इंडक्ट होता है और रेडी होता है फाइट के लिए तब क्षमता बढ़ती है। तो मेरी आप लोग मीडिया लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि इनको आने दो, आराम से आने दो, आराम से इंडक्ट होने दो। कोई ड्रामा शामा करने की या ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है। उससे ही बेहतर होगा कि चुपचाप इनको वेलकम करके पूजा वूजा जो होती है सिर्फ पायलट्स को इनको भी इंडक्ट करना। तो पहला मेरा डाउट है कि शायद आने के बाद पायलट्स को भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा, ग्राउंड क्रू को भी 10-15 दिन तो इधर ही गुजर जाएंगे। उसके बाद बात ऐसी होती है कि जहाज तो फ्लाई करके आ जाता है, लेकिन होती है शिप से या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से, तो उसको भी टाइम लगता है। तो टाइम लगेगा इनको इंडक्ट करने में। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसा हाई टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट एयरफोर्स की इन्वेंट्री में ज्वाइन किया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये आने ही वाला नहीं था, अभी तो आ रहा है, थैंक गॉड। 36 आ रहा है, कोई बात नहीं, और 36 आएंगे और भी आएंगे। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई है और कई सालों के बाद हमने नया एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया है। तो वो मेरे को बहुत खुशी है क्योंकि 2007 से इसकी प्रक्रिया चालू थी। बीच में काफी अड़थले थे, काफी डिफिकल्टीज थी, लेकिन वी हैव फाइनली मैनेज टू गेट राफेल। बहुत ही बढ़िया। मैं बहुत सर, असल में आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होने के लिए, लेकिन देश में सब लोगों को इतने दिनों से इंतजार था और राफेल की खूबियों के बारे में इतना बखान हुआ कि वो इमोशंस लोगों के जुड़ जाते हैं सर। लेकिन एक चीज मैं यहां पर आपसे जरूर बात करूंगी। राफेल के आने में अगर समय लगा तो उसमें थोड़ी सी ये भी वजह थी कि जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो भी हुई, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हुई। एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे करगिल युद्ध के समय में हमने बोफोर्स के साथ देखा था, लेकिन ग्राउंड पर वो एक ऐसा हथियार था जिसने करगिल युद्ध भी हमें जीत कर दिया था। जनरल मलिक, भारतीय सेनाओं चाहे जल थल वायु हो, ये हथियार हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं, इनका आधुनिक रहना हमारे लिए कितना जरूरी होता है? राफेल जैसा विमान अगर हमें और शक्ति प्रदान करता है तो क्या हमें एक ऐसे तरीके को इजाद करने की जरूरत है जहां पर वो जो प्रोसेस है वो कभी अफेक्ट ना हो? श्वेता, पहले तो मैं अपने पुराने साथी एयर चीफ मार्शल नायक को भी ये कहना चाहता हूं कि आज राफेल के भारत में आने की खुशी में मैंने एक एयरफोर्स कलर की शर्ट पहनी हुई है। वो भी देख रहे होंगे, नीले कलर की शर्ट। तो ये उनको मैं कहना चाहता था खासकर
और दूसरी जो आपने बात कही है वो बहुत सही बात है। मैं अपनी एयरफोर्स जो हमारी सिस्टर सर्विस है उनको बहुत बधाई देता हूँ कि आज 30 साल की उम्र 30 साल के बाद में हमने जो हमको फाइटर एयरक्राफ्ट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो चाहिए था, जिसके बारे में आर्म फोर्सेस की खासकर एयरफोर्स की जो मांग थी, वो अभी पूरा होने वाला है। और जैसा कि आपने कहा कि इवन रफाल, जब हम रफाल जो हमने चुन लिया था, एयरफोर्स ने चुन लिया था, उसको भी आते आते 8 साल लग गए हैं। तो ये स्वाभाविक है कि लोगों की इमोशन जुड़ गई हैं, ना सिर्फ आर्म फोर्सेस की पर पब्लिक की भी। और ये हम आजकल की जो लड़ाई है उसमें तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो जुड़ के काम करती हैं और उनका बहुत अच्छा तालमेल होता है। जब ऐसे तालमेल होता है और वो जुड़ के काम करती हैं तभी हमको सफलता मिलती है। और इस तरफ हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, खासकर कारगिल वॉर के बाद में। और अभी आपने देखा कि CDS भी आ गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी आ गया है, उसको जिम्मेवारी दी गई है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का तालमेल और बढ़े। और एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है रफाल, और उसके बीच में सभी किस्म की कैपेबिलिटीज हैं, चाहे वो एयर सुप्रीमेसी की हो, इंटरडक्शन की हो, या ग्राउंड सपोर्ट हो, जिसके लिए आर्मी हमेशा उम्मीद करती है। तो ये काफ़ी कैपेबल हवाई जहाज़ है और उसके आने से एयरफोर्स को तो उनकी तो कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी, उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, पर उसके साथ साथ में तीनों सेनाओं को जो मिलकर काम करती हैं, और अभी भी आपने देखा होगा कि चीन के बॉर्डर के ऊपर भी ये मिलकर काम कर रहे हैं, आर्मी और एयरफोर्स, उससे हमारी शक्ति को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। जी, वो संतुलन, वो तालमेल, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हालांकि देखने को तो मिला है, लेकिन जैसे जनरल मलिक कह रहे हैं कि CDS के आने के बाद और उसके बाद जिस तरीके से हमने अपने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए हैं, इन सारी चीजों से देश की शक्ति और बढ़ती है, क्योंकि एक साथ जुड़ते जाते हैं, उस एकजुटता के जरिए ऐसी तस्वीर दिखती है। हमारे साथ एयर मार्शल VK भाटिया भी जुड़ गए हैं, पूर्व एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड के रहे हैं। एयर मार्शल भाटिया, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि राफेल की वो कौन सी खूबियां हैं जो आपको सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही हैं, क्योंकि उसकी तो एक लंबी सी लिस्ट है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी युद्ध में एक गेम चेंजर साबित होंगी? देखिए, जो राफेल है ये इसको कह सकते हैं कि इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। और ये इसमें जो ख़ास खूबियां हैं, सबसे बड़ी खूबी इसमें ये है कि ये सिंगल रोल नहीं है, ये मल्टी रोल नहीं है, ये स्विंग रोल नहीं है, ये ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी जी जी, साफ। तो ये जो सबसे बड़ी खूबी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। ओमनी रोल का मतलब ये है कि ये एक ही सॉटी में, एक ही उड़ान में ये एक से ज़्यादा मिशन अचीव कर सकता है, क्योंकि इसके जो हार्ड पॉइंट्स हैं अंडर विंग, 14 हार्ड पॉइंट्स, 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। और उसमें ये एयर सुपीरियरिटी वेपन्स, इसमें जो एयर टू ग्राउंड, जो नीचे मार करने की क्षमता है उसके वेपन्स, रिकॉनेसेंस वेपन्स, ये सब एक साथ कैरी कर सकता है। और एक ही मिशन में ये सब जो सॉटी में ये सारे मिशन कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जी, एयर चीफ मार्शल PV नायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इसकी खूबियों को एक तरफ हम रखें, हम देखें कि भारतीय वायुसेना एक ऐसी वायुसेना है जो मुमकिन है पूरी दुनिया में चुनिंदा उन वायुसेनाओं में हो जो एंटी टेरर ऑपरेशन में भी सक्षम है। आज की तारीख में बालाकोट में जिस तरीके से ऑपरेशन हमने कैरी आउट किए दुश्मन देश की सीमा में भीतर घुसकर, अब राफेल के आने से क्या उस एंटी टेरर रोल को भी एक बूस्ट मिलेगा? जरूर बूस्ट मिलेगा। इसमें जो टेक्नोलॉजीज हैं तो अन्य जहाजों से भी बेहतर है।
इसका जो रेडार है वो ग्राउंड टारगेट भी अचीव कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। इसके जो बाकी लिसनिंग डिवाइसेस हैं और जो इंडियन स्पेसिफिक जो चीजें हैं जो 1-2 साल में आ जाएंगी, जैसे हेलमेट माउंटेड साइट वगैरह, वो सब एंटी टेरर ऑपरेशन में भी काफी काम आएगा। प्लस अन्य जहाजों के साथ भी मिल के रफाल भी अच्छे काम में मदद कर सकता है। बट एंटी टेररिस्ट बहुत ही छोटा रोल है, उसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट भी आ सकते हैं। रफाल जैसा खास एयरक्राफ्ट एंटी टेरर रोल के लिए सिर्फ एंटी टेरर रोल के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो तो लंबे दौड़ का घोड़ा है ये। और जो फेरी रेंज आपको पता है कि 3000 कुछ किलोमीटर वो जा सकता है। उसके अंदर जैसे जिमी सर ने बोला कि 14 हार्ड पॉइंट्स है, 9.5 टन लोड ये कैरी कर सकता है। तो उसको हार्ड टारगेट्स, इंपॉर्टेंट टारगेट्स और डीप टारगेट्स के लिए काफी अच्छी तरह इस्तेमाल हो सकता है। और उनके सपोर्ट में जो एयर डिफेंस चाहिए, स्क्वाड चाहिए, जो दूर के स्क्वाड चाहिए, कॉम्बैट आर्म पेट्रोल जिसको कहते हैं, जिसको की टेरिटरी का डिफेंस होता है, उसमें भी रफाल का अच्छा रोल हो सकता है। एयर डिफेंस और ग्राउंड अटैक, कई और चीजें हैं जिसमें रफाल का यूज हो सकता है। और एंटी टेरर भी, जैसे आपने कहा, बहुत ही अच्छी तरह इसको। तो हम रियलिस्टिकली अगर समझना चाहें कि 5 राफेल अभी आ रहे हैं, उसके बाद अगले 5 मुमकिन है कि अगले महीने के अंत तक हमारे पास हों। जो आपने कहा है कि वायुसेना में इंडक्ट कब तक होती है, तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि कब तक उम्मीद की जा सकती है कि लोग सोचें कि ऑपरेशंस में राफेल को देख पाएं, कितना समय लगता है जनरली? हाँ, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं आपसे थोड़ा शेयर करता हूँ कि अब क्या क्या होगा। अब ये जहाज आएंगे, अंबाले में जब लैंड हो जाएंगे, उसके बाद इनको वही जैसे मैंने कहा कि आइसोलेशन वगैरह जितना वो 10-15 दिन जो क्वारंटाइन वगैरह है वो छोड़ के उसके बाद में इक्विपमेंट आने लगेगी। तो ग्राउंड क्रू जो है, ग्राउंड क्रू ऑफिसर्स, वो जुटे रहेंगे इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने। वाला जैसा बेस है जहाँ पे जैगुआर इंडक्ट हुआ है, तो उसमें काफी इक्विपमेंट ऑलरेडी होगी, तो आसानी होगी थोड़ी। उसके बाद पायलट जो हरकिरत जो है इनका सीओ, अच्छा एक बात बहुत ही अच्छी मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 3 या 4 सैनिक स्कूल वाले बंदे, मैं भी सैनिक स्कूल वाला हूँ, तो ये मेरे को बहुत अच्छी बात लग रही है जी। तो ये सब जो आएंगे, हरकिरत को बहुत बिजी टाइम रहेगा उनके सीओ, वो अब तैयार करेगा कि अपना किस तरह हिंदुस्तान में इस जहाज को इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रांस में उन्होंने सिमुलेटर वगैरह तो फ्लाई किया होगा 50 घंटे व्हाटएवर, लेकिन जहाज को एक्चुअल फ्लाई करना और हिंदुस्तान में फ्लाई करना, जिस टरेन में आप चाहते हैं, जिस इलाके में आप चाहते हैं वहां फ्लाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसमें पायलट्स वगैरह उसमें जुटे रहेंगे। फिर इसकी काफी ब्रीफिंग्स होगी एयर हेडक्वार्टर्स के साथ, कमांड के साथ, वेस्टर्न एयर कमांड के साथ, कि इस जहाज को किस तरह एम्प्लॉय, किस तरह इस्तेमाल किया जाए बेहतर। और उसके बाद में 1-2 महीने, जैसे आप कह रही हैं, मेरे मुताबिक 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे, उसमें और भी जहाज आएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। 1-2 महीने के बाद ये फुली ऑपरेशनली इंडक्ट होंगे। इनके जो वेपन्स हैं वो भी इनको फायर करने का मौका मिला नहीं होगा वहां पे फ्रांस में, तो वो भी यहाँ पे फायर करेंगे। उसको गन्स कैसे बिहेव करते हैं, जहाज कैसे बिहेव करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद फिर इसको अच्छी तरह 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल मलिक, बहुत सारे पैरेलल ड्रॉ करने की, तुलना करने की बात भी हुई। जब करगिल में किस तरीके से हुआ था, पाकिस्तान ने किस तरीके से ऊंची चोटियों पर काबिज हुए थे, आज की तारीख में LAC पर गलवान में कुछ उसी तरह की हरकत चाइना की नजर आती है। अगर हम उस पैरेलल को भी ड्रॉ करें यहां पर और देखें कि कैसे करगिल में हमें उस रिकॉनेसांस की जरूरत होती थी और बाद में जब फुल फ्लेजेड युद्ध शुरू हुआ तब हमें एयर सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, ऐसे में एक आधुनिक विमान, एक 4++ जनरेशन का विमान कैसे हमारे हाथों को और मजबूत करता है, सेना को किस तरीके से और ज्यादा बल देगा? देखिए, कारगिल जो था एक लिमिटेड वॉर था और इसमें कोई शक नहीं है कि एयरफोर्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रोल उसमें अदा किया और ऑपरेशन में भी उनकी बहुत सहायता मिली। मैं एक बात कारगिल वॉर की आपको बताना चाहता हूं कि जब हमको इजाज़त मिली
एयरफोर्स भी आर्मी के साथ में मिलकर काम करेगी, इन एयरफोर्स नेवी और आर्मी इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। तो पहले कुछ दिनों में हमको कुछ सेटबैक हुए। हमारे 2 फाइटर एयरक्राफ्ट और एक आर्म हेलीकॉप्टर को मार गिराया पाकिस्तानियों ने। लेकिन उसके बाद में मैं हमेशा इस बात की एयरफोर्स की सराहना करता हूं कि जिस तरीके से वो और डिटर्मिनेशन के साथ में उन्होंने काम अपना किया और आर्मी के साथ में मिलकर उन्होंने काम किया। एक तो स्ट्रेटेजिक रोल था जिसमें एक डेटरेंस के तौर पर काम किया उन्होंने। पाकिस्तान को मालूम था कि ये हमारे एयरक्राफ्ट हैं और उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर उनको इजाज़त मिली लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की। और ऑपरेशन के बीच में 2 बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने टारगेट जो उन्होंने लिए, एक तो मुंतोडालो का, उससे जो लॉजिस्टिक्स थी पाकिस्तान आर्मी की बटालिक सेक्टर में बिल्कुल बर्बाद हो गई। और दूसरा उन्होंने महत्वपूर्ण रोल ये भी टाइगर हिल के समय जो उन्होंने एयरफोर्स ने टाइगर हिल को टारगेट किया और जो भी वहाँ पर लोग थे तो उनके मोराल को बहुत असर पड़ा। और मुझे मालूम नहीं कि कितने आदमी मर गए होंगे या क्या बर्बादी हुई होगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के आर्मी के जितने भी लोग थे उनके मोराल के ऊपर काफ़ी असर पड़ा। तो ये जो जैसा कि एयर चीफ मार्शल नायक कह रहे थे, हमको राफेल को सिर्फ लिमिटेड वॉर या एंटी टेरर ऑपरेशन की तरफ नहीं देखना चाहिए। मैं उसको समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक शक्ति है डेटरेंस के लिए। और डेटरेंस के साथ साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है किसी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए, जैसा कि हमने बालाकोट में किया था, तो वो भी शक्ति जो है और अच्छी तरीके से राफेल निभा सकता है। और जैसे कि लोग कह रहे थे, एयर मार्शल भाटिया ने बोला कि ओमनी रोल है, तो ओमनी रोल का मतलब ये है कि वो एयर सुप्रीमेसी में भी काम आ सकता है, इंटरडिक्शन में भी काम आ सकता है, रिकॉनेसा में भी काम आ सकता है। जैसे कि आपने अभी बताया, आपकी बात सही है कि हमारे पास इतनी एरियल रिकॉनेसा उस वक्त थी नहीं और ना ही हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी आती थी। तो एरियल रिकॉनेसा एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है लड़ाई के अंदर। और उसके साथ साथ में ग्राउंड सपोर्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं ये एयरक्राफ्ट। तो इसके बीच में इस एयरक्राफ्ट में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं। और जैसे कि हमारे एयरफोर्स के कोलीग बता रहे थे कि एक ही मिशन में ये सब अपनी कैपेबिलिटीज़ को करने में, काम करने में ये इनमें शक्ति है इस वक्त। तो ये एक जब भी ये आ जाएंगे सारे राफेल और ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो इकट्ठी शक्ति है उसको मिलाकर सैन्य शक्ति जो है हमारी, उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और उसमें कैपेबिलिटीज और आ जाएगी। एयर चीफ मार्शल नायक, रशियन जो फाइटर्स हम इस्तेमाल करते हैं और ये या इससे पहले मिराज जिस तरह से यूरोपियन है, क्या डिफरेंस होता है? कुछ बेसिक डिफरेंस हम समझे इसमें या फिर एक जैसे होते हैं? रशियन जहाज और वेस्टर्न जहाज, इनमें बेसिक फर्क ये है कि यूरोपियन जहाज जनरल पायलट को बीच में रखे उसके अराउंड जहाज डिजाइन करते हैं। रशियन जहाज, ऐसा कहा जाता है, एटलीस्ट Su-30 से पहले तो वैसे ही होता था। Su-30 में थोड़ी इंप्रूवमेंट्स करी हैं उन्होंने, ह्यूमन इंजीनियरिंग वगैरह। उनका इंजन और बाकी एयरफ्रेम बनाते हैं, कहते हैं कि उसमें पायलट डाल देते हैं लास्ट मिनट। ऑफ कोर्स इज नॉट उतना खराब तो नहीं है, बट दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। इनका ह्यूमन इंजीनियरिंग काफी एडवांस्ड है वेस्टर्न एयरक्राफ्ट का, और रशियन एयरक्राफ्ट का थोड़ा रोबस्टनेस जरा ज्यादा है ह्यूमन इंजीनियरिंग से ज्यादा। मतलब थोड़े अनकंफर्टेबल, हमारे जैसे MiG-21 के कॉकपिट्स वगैरह थोड़े अनकंफर्टेबल होते थे। आजकल Su-30 में बहुत ही कंफर्टेबल कॉकपिट है, तो रशियंस ने भी काफी इंप्रूवमेंट करी। और टेक्नोलॉजी वाइज रशियंस टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। वेस्टर्न थोड़ी एडवांस्ड है, लेकिन रशिया कैचअप हो रहा है, इनफैक्ट ओवरटेक भी करेगा इन सम ऑफ द फील्ड्स।
और रशियन एयरक्राफ्ट ज्यादा रोबस्ट होते हैं। आप फाइटर ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, हेलीकॉप्टर भी ले लीजिए, इंडियन एनवायरनमेंट में इन्होंने काफी अच्छा सर्विस दिया है इनको, तो खास फर्क नहीं है। लेकिन जनरेशन, जैसे एयर मार्शल भाटिया ने कहा, जनरेशन में फर्क होता है। Su-33 to 4 जनरेशन, वी कैन से थर्ड जनरेशन, इसका 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज है, ये फर्क है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, क्योंकि अब लगभग अगर अपने समय के हिसाब से राफेल विमान लैंड करते हैं भारत में तो 3 घंटे से कम का समय अभी बचा है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।